कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 23 पे थे हम। So we're going to start with question 23, which is the properties of aluminum titanium can be predicted. ये transition metal है, ठीक है? तो चलो बाकी भी आ गए, एक सेकेंड, नहीं सिर्फ सवाल है। अच्छा, सो है ना, चलो आप बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल है, रिमेंबर टाइटेनियम, कौन सी रो ठीक है? बी है। ठीक है सर। कैटलिस्ट। हाँ, जी। कैटलिस्ट होगा, ये नहीं होगा। लो डेंसिटी जो है दैट्स हाई डेंसिटी होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज के व्हिच वन इज अ नोबल गैस इन सारों में? बल्कि द वर्ड इज अ मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। साथ कौन सा होगा? साथ बी मिक्सचर। हम्म, बी फॉर बॉल। सी सी नहीं, पहले तो बताओ कि नोबल गैसेस जो होती हैं, ग्रुप 8 जो होता है, वो बॉन्डिंग करती हैं किसी के साथ? नो। तो ए। ए तो ओए ये तो डी में क्या मसला है? वो मिक्सचर नहीं है। एग्जैक्टली, वो मिक्सचर नहीं है। इसमें दो डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है। दो डिफरेंट नोबल गैस है, उसमें एक ही नोबल गैस है। अच्छा, विच प्रॉपर्टीज इज शोन बाय ऑल मेटल्स? रिमेंबर, ऑल मेटल्स, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है? बी। पहले तो वो, ठीक है, बी है। वो एक्चुअली कनेक्ट करते हैं, ये वाला चीज रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन में क्या होता था कि अगर आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज होती के एन ए सी ए एम जी और ए एल और सी और फिर जेड एन एफ ई और फिर बाकी सारे मेटल्स, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन रिडक्शन विद कार्बन जो है ना, वो सिर्फ ये नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ होती थी कि कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता था, तो वो आयरन का जो ओर होगा ना, Fe2O3, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कार्बन जो है वो इन सारों से ज्यादा रिएक्टिव होता था, तो वो कार्बन की, आयरन ओर की सारी चीजें अपने साथ जोड़ लेता था, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता था और Fe। तो कार्बन जो है वो अपने से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ ये काम नहीं कर सकता था। कार्बन जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं छीन सकता था, क्योंकि कार्बन कम रिएक्टिव था। तो पहला काम जो है वो कार्बन सारों के साथ नहीं करेगा। फिर दे डोंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। वो दो तीन हैं जो एम्फोटेरिक भी हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हाइड्रोजन के साथ भी सारे रिएक्ट नहीं करते। जो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं ना, जैसे नीचे प्लैटिनम और गोल्ड है, वो तो रिएक्ट नहीं करते। वो एच रिएक्टिविटी सीरीज में जो एच होता है ना, उससे ऊपर ऊपर वाले जो है ना, दे रिएक्टिव, वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा, अगला, मेनी मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज व्हेन दे आर हीटेड, which row describes what happens when potassium carbonate, calcium carbonate and copper carbonate are heated using a Bunsen burner? तो उसने क्या है कि मेटल कार्बोनेट्स, अच्छा मेटल कार्बोनेट कोई भी होगा, उसको हीट करोगे तो वो फॉर्म कर देता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वन एग्जांपल इज कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इफ यू हीट इट, इट वुड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो और वो भी एक्सप्लेन कर दो कि डीकॉम्पोजिशन का रूल था एक, कि जितना रिएक्टिव मेटल होगा ना, उतना मुश्किल होगा उसको डिकम्पोज करना। जैसा प्लैटिनम, प्लैटिनम का अगर कार्बोनेट होगा ना, प्लैटिनम तो चाहता ही नहीं है कि वो किसी के साथ रिएक्ट करे, वो तो चाहता ही नहीं है कि वो किसी के साथ बॉन्ड भी करे। तो वो बड़े आराम से डिकम्पोज होगा। अगर प्लैटिनम कार्बोनेट होगा ना, वो तो जान छुड़ाएगा कि कार्बोनेट से जान छुट जाए, तो बिकॉज इट्स वेरी अनरिएक्टिव। लेकिन जो जितना रिएक्टिव होगा ना, जैसा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम जो है वो बड़ा रिएक्टिव है, वो कार्बोनेट को नहीं छोड़ेगा, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिकम्पोज, ठीक है। तो आप बताओ कि which one out of the three will decompose easily?
कॉपर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट? इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? पोटेशियम, कैल्शियम और कॉपर में लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है और मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? मतलब मेटल कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। मोस्ट रिएक्टिव तो कौन सा सबसे आराम से डिकम्पोज होगा? ये भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो जितना रिएक्टिव होता है उसको डिकम्पोज करना उतना मुश्किल होता है, उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना, क्योंकि वो तो कंपाउंड बनाना चाहता है। तो पोटेशियम जो है ना वो इट्स वेरी रिएक्टिव, तो उसको डिकम्पोज करना सबसे मुश्किल होगा। तो मतलब यहाँ पे उसने कहा है कि तीन है, तीन डज नॉट डिकम्पोज इजीली में कॉपर आ जाएगा, और कैल्शियम जो होगा ना वो बीच में पड़ा होगा, तो बी वुड बी द आंसर। ठीक है, एना, इज दिस क्लियर? साथ क्लियर है? यस। यस सर। और ये नाइट्रेट्स का भी यही होता है, ये याद रखना हमेशा, जितना रिएक्टिव मेटल होगा ना उतना मुश्किल से डिकम्पोज होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये वो ब्लास्ट फर्नेस का आ गया कि मोल्टन आयरन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस contains impurities, the process of turning। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते थे ब्लास्ट फर्नेस में क्विकली? वो भी मैंने एक्सप्लेन तो किया था कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मतलब आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो। आयरन जो है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ हीमेटाइट Fe2O3, प्लस उसके अंदर सैंड होती है मिक्स SiO2, उसको रिमूव करना होता है। सैंड इज द इम्प्योरिटी। आप बीच में डालते क्या हो? आप बीच में डालते हो कोक। कोक क्या होती है? वो कोल की एक टाइप है जिसके अंदर कार्बन होता है, और आप बीच में डालते हो ऊपर से लाइमस्टोन, जो कि या तो कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालते हो। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस था जो कि डिटेल में याद रखना है। इसके पहले स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले नीचे ना कोक को, वो जो कोल है ना उसको बर्न करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है तो ऊपर और कार्बन पड़ा होता है, तो वो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यानी इसका मतलब है जो कोक है ना वो कंप्लीटली भी बर्न कर रहा है और इनकम्प्लीटली भी बर्न कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, फिर होता है रिडक्शन कि Fe2O3 जो है ना उसके साथ रिएक्ट कर जाता है कार्बन, और कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और Fe प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ना सिर्फ कार्बन बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड डज द सेम एज वेल। साथ क्लियर है? एना क्लियर है ये? यस। यस सर। अच्छा, फिर लाइमस्टोन का क्या काम था? लाइमस्टोन जो है ना वो बैठ के ये सैंड को रिमूव करता था। लाइमस्टोन डिकम्पोज होता था, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता था, या तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड पहले ही कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, या अगर कैल्शियम कार्बोनेट डाला है तो वो अभी हमने पढ़ा था कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते हैं, तो वो इतनी हीट होगी, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, क्योंकि कोल बर्न कर रहा है, कोक बर्न कर रही है। अच्छा, वो बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये मिलके कैल्शियम सिलिकेट बना देते हैं जो कि स्लैग होता है, जो कि मोल्टन आयरन जब आपको नीचे मिलता है ना, यहाँ पे नीचे मोल्टन आयरन, तो उसकी टॉप लेयर के ऊपर ना स्लैग पड़ा होता है, तो आप वो स्लैग को ना आराम से स्किम ऑफ कर सकते हो, क्योंकि स्लैग जो होता है वो लो डेंसिटी होता है। ठीक है, ये पूरा हो गया। तो और उसके बाद आपको आयरन आयरन मिल जाता है। अब वो जो आयरन मिलता है उसके अंदर एक मसला होता है, वो आयरन नहीं होता, वो एक्चुअली स्टील होता है। ठीक है, तो आप जब ये आयरन आपको मिलता है तो उसके अंदर आयरन भी होता है, प्लस वो कोक ढेर सारी मिक्स होती है, तो विच इज बेसिकली आयरन प्लस कार्बन इज स्टील, और जो कि बड़े रॉ फॉर्म ऑफ स्टील होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन बड़ा ज्यादा डला होता है। कार्बन को रिमूव करने के लिए बीच में क्या डालते हैं? बीच में फिर ऑक्सीजन गैस बबल करते हैं। O2 गैस जो है ना वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, और कार्बन की क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है। तो उसने कहा कि ऑक्सीजन क्यों ब्लो करते हैं? क्योंकि कार्बन इज रिमूव्ड बाय रिएक्टिंग, तो कार्बन को रिमूव करना होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्यों डालते हैं? ताकि वो ये एसिडिक इंप्योरिटीज, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स
बेसिक होते हैं, ठीक है, ये बेसिक है, ये आपका एसिडिक है। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो ए वुड बी द आंसर, ठीक है, ए के अंदर मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। इज दिस क्लियर साद? एना क्लियर है? Yes, sir. और और ये हमने रिवाइज भी कर लिया है, ये पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन था कि हीट किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, कोक को बर्न करते हैं। कोक का दूसरा काम क्या है कि वो जाके आयरन, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव आयरन से, तो वो आयरन से ऑक्सीजन छीन लेती है और आयरन रिड्यूस होता है, ठीक है। और आप बीच में लाइम या लाइमस्टोन डालते हैं, वो बेसिक होता है, तो वो सैंड के साथ रिएक्ट कर जाता है और स्लैग बना देता है। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट प्योर वाटर इज नॉट करेक्ट? है ना, कौन सा आंसर होगा? सी या डी होगा। I ठीक, guess सर C ए होगा। नहीं होगा? नहीं पहले तो ठीक है ना, 100 भी कंडेंस करता है ना, मतलब तुम 110, 100 बॉइलिंग 110, पॉइंट। और देखो 110 से तुम कूल डाउन कर रहे हो, तुम 90 पे आओगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे गैस होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा, तो कंडेंस कितने में करेगा? 100 पे ना। 100। देखो बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट एक ही होता है ना, जैसा फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट एक ही होता है। वो तो उस पर डिपेंड कर रहा है आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। साथ क्लियर है? यस सर। अच्छा खैर, इसका सी है, ये वो कलर्स कलर्स वाली शीट, उसको यहाँ में वैसे मैंने खोली भी थी कहीं, एक सेकेंड, नहीं वो प्रॉबेबली नहीं। अच्छा, उसके अंदर था कि ये कलर्स के अंदर ना, रिमेंबर कि कोबाल्ट क्लोराइड जो होता है ना, दैट्स ये दोनों टेस्ट फॉर वाटर होते हैं कि कॉपर सल्फेट को पानी में डालो ब्लू हो जाता है, कॉपर सल्फेट याद रखो ब्लू होता है, पानी के बगैर वो वाइट होता है। तो पानी जो होता है ना, उसको वाइट, जो कि एनहाइड्रस विदाउट वाटर होता है, जब पानी डालोगे ना तो ब्लू कर देगा उसे। तो ये टेस्ट फॉर वाटर है। और कोबाल्ट क्लोराइड का भी यही है कि एनहाइड्रस जो होता है ना, दैट्स ब्लू इन कलर, और उसको वो पानी डालोगे ना तो वो पिंक कर देता है। तो these are your tests. अच्छा, number 30 is the process in the carbon cycle are shown. तो अच्छा, कार्बन साइकिल होती क्या है? कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किस तरह होती है? काफी तरीकों से। वन इज रेस्पिरेशन, फिर बर्निंग या कंबशन। मतलब रेस्पिरेशन में कौन, हम बेसिकली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, कंबशन होती है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, दो तरीके। और वापस कार्बन डाइऑक्साइड खत्म किस तरह होती है? फोटोसिंथेसिस। तो उससे क्या है कि three processes in the carbon cycle are shown कि methane reacts with oxygen to produce ये burning, और methane ये heater वाली gas. Then you have carbon dioxide and water absorbed in plants, ये photosynthesis. Oxygen is used by living things, ये respiration. तो which process have taken place? तो बस वो देख लो, हमने लिख ही दिए यहाँ पे। ए। ये combustion, photosynthesis और respiration, ठीक है, so that's it. चलो इक्विलिब्रिया। उससे क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, दैट्स एक्सोथर्मिक। रिएक्शन की यील्ड बढ़ानी है, इसको फॉरवर्ड लेके जाना है। तो बताओ कि एक्सो कब फेवर होता है, लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर? लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे। रिमेंबर, एंडो जो होता है वो हायर टेम्परेचर पे फेवर होता है, एक्सो तो लोअर टेम्परेचर पे रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो। अच्छा, प्रेशर बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए? हमने इसको फॉरवर्ड भेजना है। प्रेशर में क्या होता था? अमाउंट ऑफ गैस। इधर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स है। इधर कितने हैं? देयर 4। अच्छा, देयर 4 मॉलिक्यूल्स, राइट।
तो अब बताओ कि हायर प्रेशर या लोअर प्रेशर? साथ है ना, कुछ याद है? higher pressure शायद. ठीक है, क्योंकि हायर प्रेशर जो होता है वो आप कंप्रेस कर रहे होते हो तो लेस गैस बनती है उसमें, ठीक है, लेस गैस मोल्स वाली जो साइड है ना वो उस साइड पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो फॉरवर्ड में लेस गैस है तो हमने उसको फॉरवर्ड ही भेजना था ना, तो इधर 4 मोल्स है, अगर बैकवर्ड जाएगा तो ज़्यादा गैस बन जाएगी, फॉरवर्ड जाएगा तो कम गैस बनेगी। तो हायर प्रेशर के ऊपर लेस गैस बनती है तो रिएक्शन वुड शिफ्ट टू द फॉरवर्ड साइड, तो इट्स गोइंग टू बी बी। साथ एक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, which process used to prevent iron from rusting involves sacrificial protection? कौन सा था प्रोसेस सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन? C है. ठीक है, उसके अंदर आयरन को ना जिंक के साथ अटैच कर देते थे और होता ये था कि आपका आयरन का पीस होता था और जिंक को पूरा उसे कवर भी नहीं करना चाहिए बल्कि जिंक को कनेक्टेड भी, मतलब बस तार के साथ भी कनेक्ट कर दो तो काम चल जाएगा। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता था, जिंक इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता था, तो हर जगह जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते थे वो जिंक की तरफ से आ रहे होते थे because it was more reactive. Reactivity seas में higher up in the reactivity seas है, so it was more reactive। तो अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करने आएगी तो आयरन को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स आयरन से नहीं जा रहे होंगे, वो जिंक ही लूज कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आयरन को कुछ नहीं होता और जिंक ऑक्साइड होता रहता है। अच्छा, next one 33 student says 3 uses of calcium carbonate: manufacture of cement, manufacture of iron, ये iron में भी डला था वो limestone, और treating alkaline soil। Which suggestions are correct? सेकंड तो करेक्ट है, ये भी हमने किया था। सीमेंट बनता है लाइमस्टोन से? No. नहीं, ये याद रखो कि लाइमस्टोन होता क्या है। लाइमस्टोन होता है ये आपका मार्बल लाइमस्टोन होता है, चौक जिसको, और सीमेंट भी लाइमस्टोन ही होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सीमेंट में क्या होता है कि सीमेंट के अंदर वो लाइम लेते हैं और लाइम जो होता है ना वो एयर में, फिर जब वो वेट होता है ना तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वो रिएक्ट करके वो एंड में ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो दिस फर्स्ट वन तो डेफिनेटली करेक्ट है, लाइमस्टोन से ही आप सीमेंट बनाते हो। और ट्रीटमेंट ऑफ अल्कलाइन सॉइल, तीनों ही करेक्ट लग रहे हैं, 1 2 एंड 3, क्योंकि लाइमस्टोन बेसिक होता है। लाइमस्टोन से आप ये सारी चीजें बनाते हो, लाइम बनाते हो, और लाइम जो है वो आप अगर एसिडिक सॉइल होगा तो उसके अंदर आप डालोगे तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्रोड्यूस कर देगा, तो तीनों ही ठीक है, ठीक है। सर, सर ये alkali soil है. हाँ हाँ, ये फिर alkali नहीं, ठीक है, फिर गलत है, फिर गलत है, फिर गलत है, फिर 1 एंड 2 सही है, ठीक है ना। एसिडिक सॉइल को लाइम एक बेस होती है, ठीक है, तो अल्कलाइन को तो वो कुछ नहीं करेगा। So next one, one of the reactions used in the manufacture of sulfuric acid is this one, ये वो contact process है। कौन सा catalyst यूज होता था इसमें? C होता है. ठीक है, vanadium 5 oxide, so it is C। Next one, अब ये ethanol is made on an industrial scale by the fermentation of sugars or by the reaction of ethene with steam in the presence of a suitable catalyst. What is a disadvantage of making ethanol from ethene rather than by fermentation? Fermentation क्या था? Fermentation था कि ग्लूकोज को आप लेते थे और बीच में आप यीस्ट डालते थे, तो आपका ग्लूकोज जो है ना दैट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये यीस्ट आप डालते थे और उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 टू 35 बैरल्स के अंदर स्टोर करते थे, रूम टेम्परेचर के अंदर। और एनारोबिक कंडीशंस होती थी कि एयर नहीं होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फिर इसमें था कि एथेनॉल बनेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, 5-10% से ज़्यादा नहीं बनता, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना वो बैक्टीरिया को मार देता है। तो यीस्ट जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, वो उससे फंगस होती है प्रॉब्ली यीस्ट, तो वो उसको मार देता है, ठीक है। जितना अल्कोहल को आप हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह में यूज करते हो तो यीस्ट डाइज। तो इज दैट इज फर्मेंटेशन। लेकिन वो कह रहा है कि इथीन से रिएक्ट करना, यील्ड बड़ी लो होती है इसकी, क्योंकि वो यीस्ट को ही मार देता है, तो अल्कोहल इतना बनता नहीं है। और फिर इसको डिस्टिल ऑफ करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका है इथीन से। इथीन का क्या होता था, वो एडिशन रिएक्शन होता था। अल्कीन्स के जितने रिएक्शंस होते थे देवर एडिशन रिएक्शंस, कि आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते थे तो एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है ना वो टूट जाता था, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता था। और एक जगह पे एच ऐड होता था और दूसरी जगह पे ओ एच ऐड होता था, ठीक है। दैट वाज, अब इसकी कंडीशंस बड़ी ज्यादा होती थी कि द टेम्परेचर वुड हैव बीन 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए था, और फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स, तो अभी बताओ कि इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज क्या है आउट ऑफ द फोर। मैंने सब कुछ बता दिया, बस तुक्का लगाओ कि इन चारों में से कौन सा होगा। B. बी फॉर बॉल या डी फॉर डॉग? अच्छा, ये वाला प्रोसेस, पहला वाला जैसा ये आखिरी डी पे आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, वो तो अच्छी चीज है कि अगर वो डिसएडवांटेज किसका हो सकता है। B. नॉन बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज यूज हो रहा है, ग्लूकोज रिन्यूएबल है, वो कहीं से भी आप ले लो, एप्पल से ले लो, ग्रेप से ले लो, शुगर केन से ले लो, जहाँ मर्जी से लो। तो ग्लूकोज जो है दैट्स अ रिन्यूएबल मटेरियल। इसका मसला है इथीन कहाँ से आता है, ये वो फिर उधर से आएगा, ऑयल से आएगा, और दैट इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है ना? आपको क्लियर है? जी। अच्छा, then 36, which statement about compounds in the homologous series is correct? कि अच्छा, which statement about compounds in the same homologous series is correct? कौन सा आंसर होगा? They have the same chemical properties because they have the same number of carbon atoms. Is this correct? No. They have, क्योंकि उनके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते ही नहीं है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारों के डिफरेंट होते हैं। अच्छा, they have the same physical properties because they have the same number of carbon atoms. Do they have the same physical properties? Homologous series. No. ट्रेंड्स Trend. होते ट्रेंड्स होते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते। और ट्रेंड्स भी क्या होते हैं कि जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, और जो छोटा होता है उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अच्छा, फिर दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट तो होती ही नहीं है होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो सारा आंसर ही खत्म हो गया। नहीं, विच स्टेटमेंट ऑफ कंपाउंड्स इन द सेम होमोलोगस, ये दोनों तो वैसे ही गलत होंगे। हाँ, डी आंसर होगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज तो होती नहीं है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, मतलब हमने वो पढ़ा है ना कि दे शो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? तो Yes. लेकिन हमने फिर वो भी पढ़ा है कि जी छोटा मॉलिक्यूल जो होगा उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होंगे, जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंसेस आ रहे होते हैं वो उनके साइज की वजह से आ रहे होते हैं, किसी के पास कम कार्बन है, किसी के पास ज्यादा है। एना, इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, अगला है कि
increasing the number of atoms in one molecule of a hydrocarbon increases the amount of energy released when it burns. वो कह रहा है कि ज्यादा कार्बन होंगे ना तो ज्यादा बर्न करेगा। तो अब बताओ और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बल्कि वो कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी नहीं, नंबर ऑफ एटम्स जिसके ज्यादा होंगे वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे वो कम एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा रिलीज करेगा। तो अब बताओ कौन सा ऑर्डर ठीक है? C. सी। जी। मीथेन के पास कितने कार्बन है? एक। और इन दोनों के पास कितने कार्बन है? दो। O. एच कितने हैं मीथेन के पास? सी के साथ 4 एच होंगे। इथेन के पास, इथेन एल्केन है, उसके पास कितने होंगे? 6। और एल्कीन जो होता है वो CnH2n होता है, तो वो डबल होगा। तो ये गलत है कि ये वाला मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है। ठीक है ना? तो आंसर आंसर वुड बी डी। है ना क्लियर है? जी। मतलब इन दोनों की पोजीशन जो होगी ना वो स्विच हुई होगी। अच्छा, नेक्स्ट वन। An organic compound B reacts with zinc to produce gas Q. तो what are P and Q? कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P और वो एक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब मेटल के साथ कौन रिएक्ट करता है? वैसे बता दो, मेटल के साथ कौन सा रिएक्शन होता है? मेटल प्लस डैश, मतलब मेटल के कौन कौन से रिएक्शंस पड़े हुए? Acid. ठीक है, तो एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस water, वाटर ही बनता, हाइड्रोजन गैस बनती है। Hydrogen. ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है और तो इसका मतलब है एसिड होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसकी रिएक्शन भी, क्योंकि इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एथेनोइक एसिड, एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का? CnH2n+1 COOH, ये उसका फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। या तो वो जनरल फॉर्मूला यूज कर लो, तो एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन होंगे तो N की वैल्यू आप एक कम लेते हो, तो C1 H2n+1 कितना हो जाएगा? 3 COOH। ये इसको ड्रॉ कर लो। एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये फंक्शनल ग्रुप होता है और इसके साथ 3 H होंगे। अच्छा, एनीवेज दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ, सोडियम के साथ, तो क्या बनना चाहिए? सॉल्ट। सॉल्ट किस तरह बनती है कि एसिड का जो H है, एसिड का हमेशा ये जो एंड वाला H है ना, ये रिप्लेस हो जाता है, इसकी जगह मेटल आ जाता है, तो इट्स गोइंग टू बी CH3 COO-1 और Na आ जाएगा उसकी जगह, प्लस वो जो H हटा है ना उसने जाके हाइड्रोजन गैस बना देनी है। सो दैट्स गोइंग टू बी योर रिएक्शन। ठीक है, इन दिस केस एक और कर लेते हैं कि प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा? 3 कार्बन एटम्स, तो आप यहाँ पे N की वैल्यू ना 2 लोगे तो C2H5 हो जाएगा। इसका रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो H हटेगा उसकी जगह मैग्नीशियम आ जाएगा, तो C2H5 COO ये -1 होगा और Mg आ जाएगा। Mg ग्रुप 2 में होता है तो 2+ होता है, तो वो क्रिस क्रॉस करोगे तो ये आयन जो होगा ये 2 होने चाहिए, प्लस H2 गैस। ठीक है, साथ ये क्लियर है? yes sir, अच्छा, अगला है कि alkanes undergo substitution reactions in the presence of UV light. Which equation represents a substitution reaction of ethane? तो substitution, ये सारी ethane है। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था कि सब्स्टिट्यूशन में अगर आपके पास कोई भी अल्केन है या बल्कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होता था, सारों के साथ ही हो जाता था ये। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो H है ना, उसकी जगह बस Cl2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करोगे तो Cl2 आके उसकी जगह रिप्लेस कर देगा, और वो जो H हटेगा ना वो दूसरे Cl के साथ जाके HCl बना देगा। तो B वुड बी दी आंसर कि एक Cl आएगा, वो एक H को नॉकआउट करेगा तो H 5 रह जाएंगे और उसकी जगह एक Cl आ जाएगा, और जो H हटा है ना वो जाके दूसरे वाले Cl के साथ HCl बना देगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. और Yes. अल्केन्स का यही एक रिएक्शन होता था यूवी लाइट के अंदर। अच्छा, लास्ट वन, व्हिच सब्सटेंसेस आर नेचुरल पॉलीमर्स? तो अच्छा, नेचुरल पॉलीमर का मतलब है इनमें से नेचुरली कौन सा एग्जिस्ट करता है? प्रोटीन्स एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली कि नहीं? Yes. Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट्स मतलब नेचुरल कंपाउंड्स है। अच्छा, नायलॉन क्या चीज होती है? रियल वर्ल्ड में नायलॉन क्या चीज है, कहाँ पे यूज हो रही होती है? मतलब नायलॉन, किसी को कोई आइडिया नायलॉन कहाँ पे यूज होता है? या आपकी जो रोप्स नहीं होती, रस्सियां वगैरह, ठीक है, खासतौर पर वो जो शाइनी सी होती हैं, दैट इज नायलॉन, ठीक है। तो वो फिशिंग नेट्स और उनमें यूज हो रही होती है, वो सिंथेटिक है, मतलब इट्स नॉट अ नेचुरल, मतलब नेचुरल चीज नहीं है। पॉलीथीन का कोई बता दे, पॉलीथीन कहाँ पे यूज होता है? पॉलीथीन बैग्स वगैरह एक्सेट्रा वो कहाँ पे यूज होते हैं? मतलब प्लास्टिक बैग्स होते हैं आपके नॉर्मल, जो प्लास्टिक के जो आप शॉपिंग बैग्स नहीं होते, तो इसलिए 1 और 2 आर गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। साथ क्लियर है? एना ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब अगली क्लास में फिर हम अगला पेपर करेंगे, अभी ये ख़त्म हो गया। एक काम करो कि मुझे ज़रा ये सेंड कर दो, ब्यूटेनोइक एसिड, ये मैंने इक्वेशन बना के दी हुई है, प्लस कैल्शियम, इसका जनरल फॉर्मूला मैंने इधर दिया हुआ है, CnH2n + 1 COOH होता है, ठीक है। तो सेंड मी दिस रिएक्शन, इसकी पूरी मुझे इक्वेशन बना के आप भेज दो, सही है। तो ये भी मुझे भेजो, साथ ये भी भेज दिए, है ना? Okay. चले, ओके देन, फिर हम यहाँ से ख़त्म करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Okay. Allah Hafiz.